हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे केस की जो कि पॉक्सो एक्ट से जुड़ा एक बहुत ही अहम केस है। और इस केस ने ये साफ कर दिया कि सिर्फ कानून में लिखा होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे कैसे लागू किया जाता है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कानून से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे ही आरोप से जिसमें एक लड़की के द्वारा अपने ही टीचर पर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कराया जाता है और अपने ही टीचर पर ये गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। और जैसा कि पॉक्सो एक्ट में होता है, ऐसे मामलों को बड़े ही संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चों की सुरक्षा का सवाल होता है। तो सबसे पहले यह मामला जो था वह ट्रायल कोर्ट में गया और जहां पर दोनों पक्षों ने अपने अपने सबूतों और दलीलों को रखा। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की कि आरोपी ने अपराध किया है, लेकिन जब कोर्ट ने जितने भी सबूत जो कोर्ट में पेश किए गए थे उन सभी सबूतों को देखा, गवाहों की सारी बातों को सुना और पूरे केस को समझा, तो कोर्ट को ये लगा कि जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाए। यानी कि जो संदेह की स्थिति थी वह लगातार बनी हुई थी क्योंकि लड़की की मां ने लड़की का जो मेडिकल था वह भी कराने से मना कर दिया। और लड़की की जो कहानी थी और माँ के द्वारा जो कहानी बताई गई उन दोनों में काफी डिफरेंसेस था। यानी कि दोनों की जो स्टेटमेंट थी, यानी कि मदर की और उसकी बेटी की जो स्टेटमेंट थी उनमें काफी कॉन्ट्रडिक्शन था। और लड़की के पिता क्योंकि पुलिस ऑफिसर थे, फिर भी एफआईआर होने में एक दिन का समय और लगा। तो ये सारी स्थिति जो थी वह संदेहजनक थी। कोर्ट ने इन सभी फैक्ट्स को देखा क्योंकि आपराधिक कानून का जो सबसे बड़ा सिद्धांत होता है कि अगर किसी मामले में संदेह की स्थिति बनी हुई है तो उसका पूरा फायदा आरोपी को दिया जाता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने देवराज दत्त को मुक्त कर दिया, यानी कि उसको एक्विटल कर दिया। यानी अगर हम साफ शब्दों में कहें तो कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ जो भी सबूत थे वह साबित नहीं हो पाए हैं। अब इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट इस पूरे केस को फिर से देखता है, लेकिन इस बार कोर्ट ने एक अलग नजरिए से चीजों को समझा। उसने पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 29 को ज्यादा महत्व दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेक्शन 29 एक्चुअल में क्या कहता है। यह समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक ऐसा प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति पर पॉक्सो के तहत अगर आरोप लगाया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति दोषी है जब तक कि वह अपनी बेगुनाही साबित ना कर दे। यानी कि व्यक्ति को अपनी बेगुनाही कोर्ट में साबित करनी होगी। यानी सामान्य मामलों में जहां पर अभियोजन को अपराध साबित करना होता है, वहां इस कानून में थोड़ा उल्टा हो जाता है और आरोपी पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वह खुद को निर्दोष साबित करे। और हाई कोर्ट ने इसी सेक्शन को आधार बनाते हुए कहा कि चूंकि अपराधी जो है, जो आरोपी है, अपनी बेगुनाही ठीक से साबित नहीं कर पाया, इसीलिए उसे दोषी माना जाएगा। और इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट के जो फैसला था उसको हाई कोर्ट के द्वारा पलट दिया गया और देवराज दत्त को दोषी ठहराया गया और उसको कन्विक्शन दी गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सेक्शन 29 के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है? क्या अभियोजन को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती है? और क्या आरोपी को शुरुआत में ही दोषी मान लिया जाता है? इन सभी सवालों को लेकर देवदत्त जो है वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को बहुत ही गंभीरता से सुना गया क्योंकि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं था, बल्कि यह तय करना था कि पूरे देश के अंदर पॉक्सो एक्ट को कैसे लागू किया जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह देखा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को जो बरी किया वह किस आधार पर बरी किया
और क्या उस फैसले में कोई ऐसी बड़ी गलती थी। फिर उसने हाई कोर्ट के जो फैसला था उसको भी ध्यान से पढ़ा और समझा और यह समझने की कोशिश की कि क्या सेक्शन 29 का इस्तेमाल सही तरीके से कोर्ट के द्वारा किया गया या फिर नहीं। कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि सेक्शन 29 जरूर एक रिवर्स बर्डन बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि अभियोजन की जो जिम्मेदारियां हैं कोर्ट के अंदर सबूत पेश करने की, वह सभी चीजें खत्म हो जाती हैं। और कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले अभियोजन को यह साबित करना होगा कि जो घटना बताई जा रही है वह वास्तव में हुई है और उसका आरोपी से कोई ना कोई संबंध भी है। इसे ही फाउंडेशनल फैक्ट कहा जाता है, यानी कि मूल आधार। अगर ये मूल तथ्य ही साबित नहीं होते हैं तो सिर्फ सेक्शन 29 के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना गलत होगा और इस तरीके से कोर्ट के द्वारा ये गलती की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा करना जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ आरोप लगने के आधार पर ही सजा दे दी जाए। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि हर व्यक्ति को निर्दोष मानने का जो सिद्धांत है वह अभी भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। और अगर हम इसको, इस जो केस है इसको बड़ी ही आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले अभियोजन अपना ठीक से काम करे, जो भी सबूत है वह कोर्ट के अंदर पेश करे और जो गवाह हैं वह भी बहुत मजबूत होने चाहिए और जो कहानी बताई जा रही है उसमें कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। फिर इसके बाद ही आरोपी से उम्मीद की जाए कि वह अपनी सफाई में सबूत पेश करे और अगर शुरुआत ही कमजोर है तो आरोपी को दोषी मान लेना न्याय के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में इसी गलती को पाया कि हाई कोर्ट ने सेक्शन 29 को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज दी थी और यह ही देखा गया कि अभियोजन ने अपना काम, बेसिक जो काम था उनका, वह ठीक से भी नहीं किया गया, क्योंकि जो गवाह थे उनकी बातों में काफी कॉन्ट्रेडिक्शन था और लड़की अपनी स्टेटमेंट में कुछ और बता रही थी, जबकि उसकी मां के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई वह बिल्कुल भी लड़की की स्टेटमेंट से मैच नहीं होती है। और कोर्ट ने इन सभी चीजों को चेक किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्यक्ति को निर्दोष साबित किया गया, यानी कि हाई कोर्ट के जो फैसला था उसको बदल दिया गया। तो दोस्तों ये जजमेंट हमें बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई जो भी जजमेंट है वह काफी महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई कानूनी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कोई पॉइंट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके द्वारा डाले गए हर कमेंट पर मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि आपके द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आपको आंसर मिल सके। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।